स्वागत है मेरा चैनल में आपका साथियों। अभिवादन स्वीकार कीजिए अवधेश दुबे का। आज की वीडियो में हम जानेंगे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। साम्राज्यवादी किस तरह से लिखते थे। साम्राज्यवादियों के लेखन के इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। इन लेखकों में मुख्य थे मैक्स मूलर, और एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स स्मिथ। इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्रों जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा, तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ। आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ हुआ है। ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया तब उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया तो उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन करने में समस्याएं आती थीं। जनता विद्रोह कर देती थी और जनता की रीति रिवाज और क्रियाकलापों के बारे में उन्हें पता नहीं था। तो इसकी बहुत प्रथम ज़रूरत ये थी कि उन्हें अपने औपनिवेशिक शासन को चलाने के लिए यहाँ की संस्कृति एवं जो सभ्यता थी उसका इन्हें मालूम करना था। और ये किस तरह से पता चलता उनको, यहाँ के पुराने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद साहित्य हैं, उनको पढ़कर ही हिंदुस्तान की रीति रिवाज, न्याय व्यवस्था आदि को ये जान पाते। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ के जो वेद शास्त्र आदि हैं उनका अध्ययन किया। जब 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इन्हें प्राप्त हुई तो तब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में शासकों को हिंदू में उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में इन्हें बहुत ही कठिनाई का अनुभव हुआ। तो हिंदुओं की दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग और मुसलमानों की दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास प्रारंभ हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा। और इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स ने 1746 से 1794 नामक 1746 से 1794 तक इंडिया में रहे एक सिविल सर्वेंट थे, सर विलियम जोन्स। और इन्होंने 1789 में कालिदास की एक रचना थी, नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया 1789 में। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। आगे चल के ये कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रहे। हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी में अध्ययन किसने किया था? 1785 में विल्किंसन ने। 1785 में विल्किंसन ने भगवद गीता का अध्ययन अंग्रेजी में किया था। इसके बाद 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं
संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत मिलती है। जो यूरोपीय भाषाएं हैं वो संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती है। ये किसने सिद्ध किया? विलियम जोन्स ने प्रतिपादित किया। इस तथ्य की खोज में जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों के जनमानस में भारतीय विद्या के अध्ययन में गहरी रुचि जगाई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार प्रसृजित हुए, क्योंकि हमारे जो मूल धर्म ग्रंथ थे हिंदुओं के वो संस्कृत में रचित थे। तो इन्होंने संस्कृत पढ़ना आरंभ किया और वहाँ पर इन्होंने संस्कृत के आचार्य के पदों को स्वीकृत किया और हमारे जो वेद थे उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें वहाँ लगाया। मार्ग निर्देशक सिद्धांत के तहत इतिहास लेखन करने वाले थे। कौन कौन है? विलियम जोन्स, मैक्स मूलर और विंसेंट स्मिथ। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें यह महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है उनके रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। और ये वो कैसे कर सकते हैं? इसी तरह क्रिश्चियन मिशनों के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, जिससे वे धर्म परिवर्तन करा सकें। क्या करा सकें? धर्म परिवर्तन करा सकें और इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत कर सकें। तो उन्होंने इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे पहले मैक्स मूलर की संपादकत्व में अधिक से अधिक प्राचीन धर्मग्रंथ जो भारतवंशियों के थे उसका अनुवाद अंग्रेजी में करना उन्होंने प्रारंभ किया। ये अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिनमें कई खंडों के अनेक भाग भी प्रकाशित हुए। उपर्युक्त अनुवादों की प्रस्तावनाओं में और उसके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और सामाजिक स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए। मैक्स मूलर के अनुसार प्राचीन भारत के लोगों को विशेषतः काल और तिथि क्रम का बोध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं। वे आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में ही डूबी रहे और इहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। ये किसने कहा? ये मैक्स मूलर ने कहा। अपने जो इतिहास लेखन में उसने ये जाना कि भारत के लोग कैसे थे? स्वेच्छाचारी थे, आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में डूबे रहते थे और इहलौकिक समस्याओं की चिंता वो नहीं करते थे। 1817 ईस्वी में जो स्कॉटलैंड, अच्छा ये मैक्स मूलर कहाँ का निवासी था? ये जर्मनी का निवासी था और इसने इंग्लैंड में आकर जो यूनिवर्सिटी थी इंग्लैंड की उसमें आकर इसने वहाँ अध्ययन किया और वहाँ एक प्रोफेसर रहा और वहाँ आकर के इसने वेदों का अध्ययन किया। और ये जो जेम्स मिल है ये स्कॉटलैंड का निवासी था। मैक्स मूलर जर्मनी का था। इंग्लैंड में आकर के उसने अध्ययन किया। ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा इसने 3 खंडों में। स्कॉटलैंड का निवासी जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें इन्होंने इतिहास को 3 कालखंड, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, इन 3 कालखंडों में विभाजित किया। उपर्युक्त सूचना कक्षा 11वीं की मक्खनलाल की ओल्ड एनसीईआरटी पुस्तक में इस तरह कहा गया है। जेम्स मिल ने 1806 से 1818 ईस्वी के मध्य 6 खंडों में भारत का इतिहास लिखा तथा भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया।
हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ये देखिए, ये है पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का इतिहास। लेखन काल 1817 से 1806 से 1818 तक 6 कालखंडों की संख्या। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना जाता था। पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और न ही किसी प्रकार के सुशासन का अनुभव था। ऐसी बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो 1843 से 1920 तक का इनका कार्यकाल है, की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसकी है? विंसेंट आर्थर स्मिथ की है ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। स्मिथ द्वारा प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में ईस्वी में तैयार किया गया। तो विंसेंट स्मिथ जो है, इनके द्वारा पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया गया। उसने यह पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी और इसमें राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी गई। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। उसके युद्ध कौशल और इतिहास के कारण विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किस पुस्तक में कहा? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ये याद रखना है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किसने कहा? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी। कैसी थी? साम्राज्यवादी थी। इंडियन सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उसने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। स्मिथ की पुस्तक 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। स्मिथ ने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। सारांश यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है, उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना। उनका क्या था लक्ष्य? ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की, उसका लक्ष्य क्या था? भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। ये इन ब्रिटिश इतिहासकारों के लेखन का मुख्य लक्ष्य था कि भारत के चरित्र को और उसकी उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित और उचित ठहराना। अब आगे हम देखते हैं राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। जो हमारे देश के राष्ट्रवादी लेखक थे, उनकी दृष्टि क्या थी, उनका क्या योगदान रहा? तो उपरोक्त सारी बातें भारत के विद्वानों, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, पर भारी चुनौती बनकर आई। वे एक और उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे। वहीं दूसरी ओर भारत के पतनोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फलते फूलते पूंजीवादी समाज के बीच घनघोर मतभेद देखकर दुखी थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास का
इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उससे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज प्राप्त करने में सहारा मिले। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकार तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रभावित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी न थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रूप से अपनाए रहे। इंडो एरियंस नामक पुस्तक लिखी थी किसने? राजेंद्र लाल मित्र ने। ये राजेंद्र लाल मित्र हैं, प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी राजेंद्र लाल मित्र ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और इंडो एरियंस नामक पुस्तक में लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गौ मांस खाते थे। बता लो, ये राजेंद्र लाल मित्र ने अपनी पुस्तक इंडो एरियंस में लिखा है कि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? गौ मांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित उस वर्ग प्रथा में मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई गई है। एक ही साक्ष्य के बारे में मतभेदों का और उसकी अलग अलग व्याख्या का न केवल सम्मान किया जाता है बल्कि इसे शैक्षिक संसार के स्वास्थ्य विकास के लिए अत्यंत आवश्यक भी समझा जाता है। लेकिन किसी के अतीत के इतिहास को विकृत करने के बारे में मतभेद एक बिल्कुल अलग बात है। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयास किया। वे थे राजेंद्र लाल मित्र, आर.जी. भंडारकर और बी.के. राजवाड़े। ये थे 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में जिन्होंने भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयास किया। भंडारकर और राजवाड़े दोनों ने महाराष्ट्र क्षेत्र के इतिहास के बारे में काम किया और उस क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आर.जी. भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। ये महान समाज सुधारक थे। इन्होंने शोधों से विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा, बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया। लेकिन इतिहास के साम्राज्यवादी संस्करण को वास्तविक चुनौती 20वीं सदी के पहले 25 वर्षों में मिली। 20वीं सदी के प्रारंभ के कुछ प्रमुख इतिहासकार कौन कौन थे? के.पी. जायसवाल, के.ए. नीलकंठ शास्त्री, टी.वी. महालिंगम, एस.सी. राय, आर.के. मुखर्जी, डी.आर. भंडारकर, एस.सी. राय चौधरी, आर.सी. मजूमदार, पी.वी. कांडे और एस.आर. अल्तेकर। ये 20वीं सदी के प्रारंभ के कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं। डॉक्टर आर. भंडारकर ने प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण पुरालेखों और सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर किया। सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन न्यूमिसेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिसेटिक। सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक। और पुरालेखों के आधार पर क्या कहलाता है? एपिग्राफी। तो ये याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिक्कों के आधार पर इतिहास के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है और पुरालेखों के आधार पर इतिहास के अध्ययन को एपिग्राफी कहलाता है। अशोक और प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था के बारे में उनकी पुस्तकों से उन अनेक भ्रांतियों का निवारण करने में सहायता मिली जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा उत्पन्न की गई थी। राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के क्षेत्र में साम्राज्यवादी विचारधारा को सबसे बड़ी चोट के.पी. जायसवाल के द्वारा पहुंचाई गई थी। 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में
जायसवाल ने इस भ्रांति को प्रभावशाली ढंग से धराशायी कर दिया कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचार नहीं थे और उनकी कोई राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी। साहित्यिक और पुरालेखीय स्रोतों के उनके अध्ययन से यह प्रदर्शित हुआ कि भारत कोई निरंकुशतावादी देश नहीं था, जैसा कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा प्रचारित किया गया। वंशगत राज्य पद्धति के अलावा भारत में ऋग्वेद के काल से ही गणतंत्रों की एक समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने प्रमाणपूर्वक यह दर्शाया कि ब्रिटिश इतिहासकारों के विचारों के विपरीत भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली तत्कालीन विश्व के अन्य किसी भी भाग की तुलना से कहीं अधिक विकसित थी। जायसवाल की हिंदू पॉलिटी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आज तक लिखी गई सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है। हिंदू पॉलिटी 1924 में जायसवाल ने गणतंत्रीय प्रशासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, उस पर UN घोषाल सहित बहुत से लेखकों ने कुछ आपत्तियां की हैं। फिर भी गणतांत्रिक प्रयोगों की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई और उनकी अग्रणी कृति हिंदू पॉलिटी क्लासिक रचना मानी जाती है। SC रायचौधरी, जो कि 1892 से 1957 तक इनका कार्यकाल है, ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया SC रायचौधरी की पुस्तक में महाभारत के युद्धों के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक की प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया और विंसेंट स्मिथ द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम के बादलों को लगभग पूरी तरह इन्होंने साफ किया। AC रायचौधरी थे, इन्होंने इस विंसेंट स्मिथ की द्वारा जो उत्पन्न किए गए जो भ्रम थे उनको पूरी तरह से साफ कर दिया। RC मजूमदार तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाम की जो पुस्तक है उन्होंने लिखी है, जी भारतीय इतिहास सबसे वरिष्ठ इतिहासकार समझा जाता है। RC मजूमदार वह बहुसर्जक लेखकों में से एक थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के लगभग हर पहलू पर लिखा, जिसमें 11 खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल के महासंपादक थे। उन्होंने प्राचीन भारत से स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास के बारे में कई पुस्तकें लिखी। KA नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में भारी योगदान दिया। ये हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया और ये हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी उनकी पुस्तकें उनकी प्रखर विद्वता के अनुपम उदाहरण हैं। RK मुखर्जी 1886 से 1964 के कार्यकाल में शायद इस दृष्टि से विशिष्ट लेखों में से एक थे कि वह कठिन से कठिन विषयों को सरलता से व्यक्त कर सकते थे। कौन? RK मुखर्जी। हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जैसी उनकी पुस्तकों ने भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को न केवल ठोस आधार प्रदान किया, बल्कि उसे एक सामान्य पाठक की समझ के योग्य बना दिया। PV काड़े संस्कृत के महान विद्वान थे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र विशेष तथ्य विशेषता रचनाकाल PV काड़े। यह एक विशेष कोश है जिसमें 5 खंड और 6000 से अधिक पृष्ठ हैं। यह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं से संबंधित कृति है। इन महान विद्वानों के द्वारा योगदान से ईसाई धर्म के प्रचारकों और साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई धुंध को साफ करने में सहायता मिली। अब है इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा, हम इसका अध्ययन करते हैं। मार्क्सवादी इतिहास के सार्वभौम नियमों और चरणों में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि सभी समाज
इतिहास कम से कम 5 चरणों से गुजरते हैं। आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये मार्क्सवादी इतिहास के प्रमुख 5 चरण हैं। ये चरण कार्ल मार्क्स और गफ एंजल्स ने परिभाषित किए थे, जो साम्यवाद के प्रतिपादक थे। तो कार्ल मार्क्स का किसके साम्यवाद के प्रतिपादक थे? कार्ल मार्क्स और एफ एंजल। GWF हेगल एक महान पाश्चात्य दार्शनिक थे। प्रारंभ में हेगल का विचार था कि भारत को सामान्य रूप से एक पूर्वी देश के रूप में दर्शन शास्त्र के इतिहास से बाहर रखा जाना चाहिए। ये हेगल का विचार था। तथापि हेगल ने अनेक लेखों के आलोक में बड़ी अनिच्छापूर्वक यह स्वीकार किया कि भारत की अपनी एक दार्शनिक प्रणाली है और इतिहास अत्यंत प्राचीन है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से इसे यूनान और रोम के दर्शन शास्त्र से घटिया स्तर माना। वाह! इसी प्रकार मार्क्स को भी भारत के बारे में बड़ी छिछली जानकारी थी और यह वस्तुतः जातीय पूर्वाग्रहों एवं स्वार्थों से मुक्त नहीं था। मार्क्स भारत को ब्रिटेन द्वारा दास बनाए जाने का समर्थक था। कार्ल मार्क्स जो था, भारत को ब्रिटेन द्वारा दास बनाए जाने का समर्थक था और उसने भारत को एक बिना इतिहास वाला पिछड़ा और असभ्य देश कहकर अपेक्षा की। मार्क्स ने 1853 में लिखा कि इस प्रकार भारत पराजित होने से नहीं बच सकता था और भारत का संपूर्ण पिछला इतिहास यदि कुछ है तो उन उत्तरोत्तर पराजयों का इतिहास है जो उसने झेली है। भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है, कम से कम कोई ज्ञात इतिहास नहीं है। हम जिसे इसका इतिहास कहते हैं वह केवल उत्तरोत्तर आक्रमणकारियों का इतिहास है, जिन्होंने इस प्रतिरोधकारी और अपरिवर्तनशील समाज की निष्क्रियता के आधार पर अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। भारत में ब्रिटेन के शासन के दौरान हेगलवादी व मार्क्सवादी विचारधारा का इस तरह से कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा एक सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रमुख विचारधारा बन गई। परिणामतः आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद और पूंजीवाद अर्थात मार्क्स और एंजल द्वारा प्रतिपादित इतिहास के विभिन्न चरणों को भारतीय इतिहास पर भी लागू किया जाने लगा। साम्राज्यवादी विचारधारा भी की भांति मार्क्सवादी विचारधारा को भारतीय सभ्यता में कोई अच्छी चीज़ दिखाई नहीं देती। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार कुषाण काल भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल है, सातवाहन अथवा गुप्त काल नहीं। तो कुषाण काल को ये सर्वश्रेष्ठ मानता है, स्वर्णिम काल मानता है, सातवाहन गुप्त काल, जबकि भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल को गुप्त काल का इतिहास माना जाता है। गुप्त वंश के समय से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी में मुसलमानों की विजय तक के काल को सामंतवाद का युग अर्थात अंध युग कहा गया है, जिसे हम हर चीज़ का पतन हो गया था। लेकिन तथ्य तो यह है कि राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद इस तथाकथित अंध युग के साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य, अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ। मार्क्सवादी इतिहासकार सामाजिक और धार्मिक विचारों, रीति रिवाजों, प्रमुख संस्थानों की आर्थिक आधार पर व्याख्या करने पर जोर देते हैं। दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी को इस विचारधारा के अग्रदूतों में पहला व्यक्ति कहा जा सकता है। कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार हैं D.R. चान्ना, R.S. शर्मा, रोमिला थापर। रोमिला थापर मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, जो मार्क्सवादी हैं। ये साम्यवादी इतिहासकार हैं रोमिला थापर। इरफान हबीब, विपिन चंद और सतीश चंद, ये भी मार्क्सवादी योजना में
साम्यवादी विचारधारा रखते हैं ये लोग। इतिहास की मार्क्सवादी योजना में मार्क्सवाद एक आदर्श विचार तथा सोवियत संघ एक आदर्श राज्य था। सोवियत संघ के टूटने और मार्क्सवादी राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के लगभग तिरोभाव के बाद मार्क्सवादी इतिहासकारों को इसके पतन के कारणों की व्याख्या करने में कठिनाई आ रही है। चलिए साथियों, आज की वीडियो में आज हम इतना ही। कल हम करेंगे वर्तमान में इतिहास अध्ययन की प्रासंगिकता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद।